नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी के एक बयान पर बहुत जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। सिखों को लेकर एक बयान आया उनका। दरअसल बयान सिखों को लेकर नहीं है, उसको इस तरह ट्विस्ट किया गया है क्योंकि राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम था आज वॉशिंगटन का, उनके 2 कार्यक्रम, अगर आप डाइवर्ट करके ये सिखों वाले एक मसले पर नहीं आते, भारत का मीडिया अगर उनके इस बयान को ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ा गया, तोड़ मरोड़ कर अगर सिखों वाले विमर्श पे नहीं लाते, तो आज इस देश में खबर कुछ और होती है। और जो खबर होने वाली थी वो खबर मैं आपको आज यहाँ बताऊंगा। आज देश चर्चा कर रहा होता कि सवालों का मुकाबला करने में कौन चैंपियन है, कौन है जो कठिन से कठिन सवालों को सही तरीके से उत्तर दे सकता है। इनमें से कई सवाल ऐसे थे जो आज राहुल गांधी से पूछे गए, अगर इस देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से पूछ लिए जाते तो पसीना छूट जाता, जुबान लड़खड़ाने लगती। पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की, उसमें सिखों पर क्या कहा है और उसका क्या मतलब निकाला गया है। उसके बाद हम आएंगे कि आज के फंक्शन की जो रिपोर्टिंग बनती थी, वो रिपोर्टिंग मीडिया क्यों डाइवर्ट कर रहा है और सब जगह अलग तरह की बहस क्यों खड़ी कर दी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। दरअसल राहुल गांधी जो भाषण दे रहे थे, अगर मैं पूरा हिस्सा लगाऊं तो करीब 3-4 मिनट का है। उस 4 मिनट को पूरा सुने बगैर आप वो सिख वाली बात किस संदर्भ में कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि सवाल इस बात का है कि क्या इस देश में एक सिख को पगड़ी पहनने का अधिकार होगा, क्या इस देश में एक सिख को कड़ा पहनने दिया जाएगा। और ये बात वो सिर्फ सिखों पर नहीं कह रहे थे, उन्होंने इस देश में जो एक तरह की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, उसके बारे में बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा एक विचारधारा मानती है कि एक धर्म श्रेष्ठ है। इसके संदर्भ में गई कि भविष्य में क्या ऐसा होगा। एक विचारधारा है जो एक भाषा को खराब या अच्छा मानती है, कहते ही हैं वो संस्कृत हमारी सर्वश्रेष्ठ भाषा है, आपने 100 बार सुना होगा। क्या इस देश में कोई धर्म बेहतर है या खराब है, ये तय होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें कहते 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 राहुल गांधी अंत में कंक्लूड करते हैं कि ये विचारधारा का अंतर है। मैं वो आखिरी का किस्सा आपको सुनवा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये बात किस संदर्भ में राहुल गांधी ने कही थी। Certain words. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. The RSS is basically your language, your tradition, your entire imagination is in these words. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. So how can you tell, the people from Tamil Nadu who are sitting here, what would you do if somebody told you cannot speak Tamil? How would you feel? How would you react? That is the ideology of the RSS. That Tamil, Marathi, Bengali, Manipuri, these are all inferior languages. That's what the fight is about. दरअसल राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत सारे उत्तर दिए हैं और जवाब कहा है कि किस तरह से सिखों को खालिस्तानी कहा गया, पंजाब के किसानों को किस तरह से उत्पीड़न किया गया, किस तरह कई किसान मारे गए, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। रहा सवाल धार्मिक आस्थाओं का, तो दूसरे धर्मों की आस्थाओं का कितना बढ़िया से सत्कार होता है, हम रोज ही देख रहे हैं। मेरे धर्म का कोई पर्व होता है, मैं दूसरे के धर्म के आगे से भड़काऊ नारे के साथ जुलूस निकाल देता हूं। ट्रेन में किसी व्यक्ति के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है धर्म के आधार पर। एक धर्म के लोग कहीं पर कोई उपासना कर रहे होते हैं, किसी मैदान में एक भीड़ पहुंच जाती है और उनको वहां से कहती है जाओ यहाँ से हटो, आप इस मैदान में उपासना नहीं कर सकते। एक ऐसा मैदान जो स्थायी नहीं है, जो वीरान पड़ा है, वहाँ जाके अकेले में कुछ लोग छत पर पढ़ रहे हैं। एक केस में तो कुछ लोग उपासना कर रहे थे, एक निजी घर के बेसमेंट में FIR हो गई थी। अभी कल परसों की खबर है, विमान में एक व्यक्ति अपनी सीट पर बैठकर अपने धर्म की उपासना कर रहा है, वहाँ दूसरी सीट पर बैठी हुई महिला ने जोर जोर से अपने धर्म का पाठ करना शुरू कर दिया। ये सब हम रोज देख रहे हैं। तो ये धार्मिक उत्पीड़न है, इसमें सिख हिंदू और उस सब की बात नहीं है। ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, कितने चर्चों के साथ क्या हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। मणिपुर में जरा चर्चों की पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, कितने चर्च नष्ट किए गए हैं हाल के सालों में, किन्होंने किए हैं, कौन वहाँ कैंप कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के अगर आप पूरा एक परिदृश्य देखेंगे तो राहुल गांधी जो समझाने की कोशिश कर रहा है अपने भाषण में, वो दो चीज़ें कर रहा है। एक ये कि हमारी विचारधारा है जिसमें हर प्रांत के लोग, हर भाषा के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, देश के हर हिस्से के लोग समान रूप से इस देश के मालिक हैं और सब बराबर हैं। हम फेडरल स्ट्रक्चर वाले हैं, जैसे अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ वो RSS की विचारधारा को बोलते हैं कि वो एक विचारधारा है जो कहती है कि धर्म भी एक होना चाहिए, वही श्रेष्ठ है, भाषा भी एक श्रेष्ठ है, और इस तरह की बातें वो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो अब आप वो रेफरेंस समझे होंगे। अब मैं आता हूं वापस उस खबर पे जो उस आयोजन की खबर थी। खास तौर पे मैं आपको ये जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस वाले फंक्शन में राहुल ने जो भाषण दिया उसे अलग लेके चलता हूं। दरअसल मैं आपको लेके चल रहा हूं जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में जो एक संवाद हुआ राहुल गांधी का वहां के स्टूडेंट्स के साथ। मीडिया में ये कवर जितना भी, थोड़ा बहुत ज़्यादा जितना भी हुआ है, ये कवर हो चुका है कि राहुल गांधी ने वहाँ क्या क्या कहा। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी ने कहा वो किन सवालों का जवाब देते हुए कहा। अगर ये सवाल किसी भारत के दूसरे नेता से पूछे गए होते तो वो क्या उत्तर देता, मैं आपको बताता हूँ कि राहुल गांधी से क्या पूछा गया। लेकिन जो पूछा गया उसके अलावा राहुल गांधी से क्या नहीं पूछा गया, जो दूसरे नेताओं से पूछा जाता है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। राहुल गांधी से नहीं पूछा गया कि आपकी याददाश्त इतनी तेज कैसे है। राहुल गांधी से नहीं पूछा गया कि आपके काम करने का जुनून आपको कैसे आता है। राहुल गांधी से नहीं पूछा गया कि आपके अंदर ऊर्जा कितनी बनी रहती है। राहुल गांधी से किसी ने यह भी नहीं पूछा कि आप काट कर खाते हैं या पीकर खाते हैं। राहुल गांधी से किसी ने भी ये भी नहीं पूछा रजत शर्मा की तरह कि आप थकते क्यों नहीं हैं। राहुल गांधी से किसी ने ये भी नहीं पूछा कि आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते हैं, आप फिट कर रहने के लिए क्या करते हैं, आप कितने घंटे सोते हैं। राहुल गांधी से किसी ने ये नहीं पूछा। आपके पास कितने कपड़े, ये भी नहीं पूछा। आप छुट्टी पर कब जाते हैं, ये भी नहीं पूछा। आप थकते क्यों नहीं, ये भी नहीं पूछा। आपका फिटनेस मंत्र क्या है। इतना बड़ा देश के प्रधानमंत्री का कामकाज आप कैसे संभाल लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप मोदी जी। ऐसा कोई सवाल भी राहुल गांधी से नहीं पूछा गया था। उनसे जो पूछा गया था वो ऐसा था जो किसी और से पूछ लिया जाता तो जवाब देना मुश्किल हो जाता। राहुल गांधी से एक स्टूडेंट ने पूछा कि भैया भारत में आपके सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है, क्या आपका सेकुलरिज्म धर्महीन है या आपके सेकुलरिज्म में सभी धर्मों को समान अवसर है, समानता दी गई है और आप इन सारी चीज़ों को शामिल करते हुए एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाएंगे, ला सकते हैं क्या। ये सवाल कोई आसान सवाल है। ये सवाल किसी भी पॉलिटिशियन से जब पूछा जाता है
तो वो अध्ययनशील नहीं है। आप में से बुद्धिजीवी जो हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, रोज़ किताबें पढ़ते हैं, उनको तो लगेगा आसान सवाल है, लेकिन फिर वो भी समझेंगे कि इस सवाल की जो गूढ़ता है, इसका उत्तर देना हर किसी के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोगों की भावनाओं और लोगों के परसेप्शन को सम्मान देना चाहते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का प्रपोजल है और अभी तक उसको कहीं से प्रस्तावित नहीं किया गया, इसलिए हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। बहरहाल आपका सेकुलरिज्म कैसा है, ये धर्मनिरपेक्ष है या सर्वधर्म संभाव वाला है, ये सवाल राहुल गांधी के लिए आसान नहीं था। अचानक यूनिवर्सिटी के मंच पर बैठे कोई आपसे पूछ ले, अगर आपके पास में विचारधारा की गहरी समझ नहीं होगी, आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप राजनीति शास्त्र के ज्ञाता नहीं होंगे, तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप कितना महंगा पेन रख लीजिएगा, कितना महंगा चश्मा लगा लीजिएगा, इस सवाल का उत्तर आसान नहीं है। दूसरा सवाल था, भारत में आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, टीएमसी है, शिवसेना है, अलग अलग तरह के कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो सारे के सारे कोलिशन पार्टनर्स जो हैं उनको एक साथ लेके कैसे चलोगे अगर आपकी सरकार बन गई? क्योंकि आपके गठबंधन में जो शामिल लोग हैं उनकी सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, उनको साथ लेकर कैसे चलोगे, ये सवाल पूछा गया है। राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया तो कोई आसान सवाल था, आसान जवाब था कि आपके अलग अलग लोग हैं, आपने सबको साथ तो ले लिया है। अब अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पूछता तो शायद बचना आसान था, कहते तुम गोदी मीडिया वाले हम तुमको जवाब नहीं देते या कुछ और। वहाँ पर राहुल गांधी ने इसका उत्तर दिया और कहा कि कोलिशन जो है वो नेगोशिएशन का तरीका है, हम एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं और इस तरीके से हम अभी तक एक रह पाए हैं और आगे भी एक रहेंगे। ये भी पूछा गया क्या आप सब लोग मिलके एक ही एजेंडे पे हो कि मोदी जी को हटाना, लेकिन जब मोदी जी हट जाएंगे तो साथ कैसे चलोगे? आप सोचिए, ये सवाल किसी और से पूछे जाते, ये बात दिमाग में रखते जाइएगा तो दिमाग क्लियर होता जाएगा। इसके अलावा एक निखिल शानाली करके एक लड़की है, उसने पूछा डलास में, टेक्सास में, व्हाट इज द कांग्रेस पॉलिसी और जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज स्पेशली इन द लाइट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूजल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। यानी जो जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज क्या होते हैं, LGBTQ, इन लोगों के बारे में आपकी राय क्या है, कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? और उसने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के सामने एक बड़ा सवाल है। अब ये आपको लगता है कि इसका जवाब कोई भी दे, लेकिन वो जब मंच पे बैठा हुआ है, उस आदमी के, भारत के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके जो इस जवाब के उत्तर से राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ तय करेंगे। IT सेल भी सुन रहा है और वहाँ वो जवाब देता है कि हम सबकी भावनाओं का और सबकी इच्छाओं का सम्मान करने और साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। सवाल देखिए किस तरह के आ रहे हैं। राहुल गांधी से पूछा गया कि आपके कोलिशन के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या आपको लगता है कि आप बेस्ट लीडर उस रोल के लिए हैं? आप इस सवाल का जवाब जिस जगह वो बैठा हुआ है आसान समझ रहे हैं? ये सवाल किसी और से पूछा जाता तो क्या उत्तर आता? उत्तर दे पाते या नहीं दे पाते? या हो सकता है कि कोई और जो है वो इसीलिए सवालों से भागता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागता है कि भैया सवाल पूछ लेते हैं। एक सवाल पूछ लिया गया था तो क्या हाल हुआ था अमेरिका में, क्योंकि इतिहास है, व्हाइट हाउस में जब भी कोई आया प्रेस के सवालों के जवाब दिए बगैर नहीं गया, तो इस पर समझौता हो गया कि एक सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे, एक सवाल पूछ लिया जाएगा अमेरिका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से। उस एक सवाल में ही 4 झूठ निकल आए थे। इसका जवाब जो है वो ये है कि आप कांग्रेस, आपका चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जितने कोलिशन पार्टनर हैं इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर हम कोई भी बयान नहीं देंगे, कोई बात नहीं करेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री बनने वाला होगा हम आपस में बैठकर तय कर लेंगे, उसके बाद नाम को जाहिर करेंगे। ये अपने आप में बताता है कि वो आदमी किन सवालों का जवाब दे रहा था। आज अगर ये जो सिख विख वाला तोड़ फोड़ के कुछ और निकाल लिया इन्होंने, अगर ये नहीं निकाला होता तो आज राहुल गांधी, मीडिया इस पर डिस्कस कर रहा होता कि राहुल गांधी से कौन से सवाल पूछे गए, और देश देख रहा होता कि एक आदमी से 4-5 सवाल पूछे गए, 5 सवाल इतने तगड़े जिनका जवाब देना मुश्किल, और उस आदमी ने किस
समझदारी से इसका उत्तर दिया, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ समझिए आप। अगर आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की समझ नहीं है, डेप्थ नहीं है, तो आप इस सवाल का उत्तर दे ही नहीं सकते कि आपके लिए सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। एक और सवाल था, वो ये था, निकिता, बेंगलुरु की निकिता है, वहाँ रहती हैं, उन्होंने पूछा जब आपके अकाउंट सील कर दिए गए थे, आपके सांसदों को बाहर निकाल दिया गया था और आपकी बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लग गया था, आपको मीडिया आपको बायकॉट कर रहा था, ऐसे में आप किस तरह इसको हैंडल कर रहे थे और अपोजिशन कैसे हैंडल कर रहा था, कैसे सिस्टमेटिक हमले आपके ऊपर हो रहे थे, आपने उसका मुकाबला किया। ये कठिन सवाल है और जिसका उत्तर वही दे सकता है जिसके ऊपर ये हुआ हो, जिसने झेला हो, क्योंकि उसने रोज़ रोज़ में जिया है। जरा भी काल्पनिक बात करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसी तरह से हिमांक वर्कले यूनिवर्सिटी से आए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो भारत में है, भारत में अवसर हैं, आर्थिक अवसर, उनको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। फिर कठिन सवाल, एक और कठिन सवाल कि आपका कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे क्या थॉट है। अब आप कहोगे रिजर्वेशन के तो पक्ष में ना। उसने कहा क्या ये परमानेंट रहेगा या कभी खत्म होगा, या ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है, और क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता सामाजिक आर्थिक लोगों को बराबरी पे लाने का रिजर्वेशन के अलावा। ये सवाल फिर ऐसा नहीं है जिसका आसानी से जवाब दिया जा सके। इसका उत्तर राहुल गांधी ने दिया कि 90% भारतीय इस देश में जो डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है, जब फैसले होते हैं इस देश के बारे में, तो 90% लोगों की उसमें कोई भूमिका नहीं होती है, ना मीडिया में, न कहीं। जब तक ये नहीं होगा तब तक रिजर्वेशन ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बहुत गहराई तक एक समस्या है और भारत जब तक एक न्यायपूर्ण फेयर सोसाइटी नहीं बन जाता तब तक रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप उत्तर को देखिए किस तरह से इस कठिन सवाल को उस व्यक्ति ने हैंडल किया। अब इस सवाल पे आइए। ये सवाल जितना दिखने में सरल लगता है उतना कठिन है। मैं आपसे भी अगर पूछूं कि आप क्या करोगे, मुझसे भी कोई पूछे क्या करोगे, तो 1 मिनट को समझ में नहीं आएगा। क्या पूछा रीसा ने, मुंबई की रीसा वहाँ पढ़ती हैं, व्हाट आर द पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट कांग्रेस एनविजन टू रिवर्स द इंस्टीट्यूशनल कैप्चर बाई आरएसएस एंड बीजेपी स्पेशली इन एजुकेशन। यानी आपका क्या प्लान है, क्या सोचा है आपने, किस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म करोगे आप, जिस तरह से आरएसएस ने सब संस्थाओं पर, ख़ासतौर पे शैक्षणिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, उसको ठीक करने के लिए आपकी योजना क्या है, आप कैसे उसको ठीक करोगे। अभी आप भाषण में कह रहे थे, अब कल के दिन आप प्रधानमंत्री बन गए, तो ये जो आरएसएस के टेंटिकल्स हैं सब जगह घुसे हुए हैं, इसे कैसे बचाओगे, और ख़ासतौर पे एजुकेशन सिस्टम को कैसे बचाओगे। ये सवाल सरल सवाल नहीं है, ये सवाल बहुत कठिन सवाल है। मैं आपको ही अगर ये 5 मिनट के लिए छोड़ दूं कि आप बताइए ज़रा कि इसको कैसे करोगे आप, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। कठिन से कठिन सवाल राहुल गांधी से पूछे गए। इस पर उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि एजुकेशन पे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा मिले, इस पे ध्यान देना है हमको। इनको हटाने लगाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिसेंट्रलाइज करेंगे। अभी तो ये सेंट्रलाइज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे हिंदुस्तान भर में जो मेडिकल की परीक्षा होती थी उसको एक बोर्ड के नीचे ला के रख दिया, कैसे देश भर के यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं उनको उठा के एक बोर्ड के नीचे रख दिया। वो बोर्ड सवाल ऐसे बनाएगा जिसके ज़रिए आप पकड़ सकें कि कौन आदमी किस विचारधारा का है। तमाम सारी चीज़ें मैं वीडियो बना के डिटेल में समझा चुका हूँ। तो जब सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया गया है, देश भर के मेडिकल टेस्ट एक संस्था लेगी, देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में भर्ती एक संस्था करेगी, और उसी संस्था के पर्चे लीक हो रहे हैं, आप देख रहे हो। उसका चीफ कैसे बना, आरएसएस के एक आदमी की चिट्ठी की सिफारिश पे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इस पूरी चीज़ों से जब डिसेंट्रलाइज कर देंगे, जब इस पावर को जन जन तक पहुंचा देंगे, तो इस तरह की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी, कोई किसी को घुसा दे या कोई किसी को निकाल दे। बहुत ब्रिलियंट आंसर था। और उसने कहा आईआईटी आईएम जैसी जगहों पे एक नई सरकार फंडेड व्यवस्था और बनाना चाहेंगे आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवसर मिलें और ताकि सिचुएशन
ठीक हो सके। तो मैं जो कहना आपसे चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिखों को लेकर जो राहुल गांधी के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, उसके मुकाबले आज अगर राहुल गांधी के इन सवालों की चर्चा होती, अगर वो नहीं होता तो वो एक डाइवर्जन है, एक ध्यान बटाया गया उस तरफ, और पूरा देश उस चर्चा में जुट गया है कि राहुल गांधी ने बोला कि नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला, बोला तो सही बोला कि गलत बोला। जबकि मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो ये था कि किस सफलता के साथ राहुल गांधी ने एक से एक तीखे सवालों को वहाँ पर हैंडल किया। जिस आदमी को हम पप्पू 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 भजा करते थे, उस आदमी ने ऐसा जवाब दिया है कि अगर मुझसे पूछेंगे तो इस भारत की सेंट्रल कैबिनेट में एक आध दो आदमी को छोड़ दीजिए, तो किसी को सामने बिठा दीजिए, इन सवालों के उत्तर नहीं दे पाएगा, बहटियाता रहेगा, यहाँ वहाँ ध्यान बटाता रहेगा। ये सवाल बहुत कठिन, गहरे और ऐसे सवाल हैं जिसके पास स्टडी नहीं है, जिसके पास इस देश के समाज की, अर्थव्यवस्था की, सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आदमी इनके उत्तर नहीं दे पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि मेरे इस वीडियो में मैंने उस पूरे आयोजन की सबसे अहम चीज़ को आपके सामने रखा। अगर मेरा काम अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।